पुरुषों के बनाए समाज में आज कहीं न कहीं पुरुष पूरी तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। आज हमारे साथ डॉक्टर संदीप गोहे जी मौजूद हैं, जो कि पुरुषों की आवाज़ को पूरी दमदारी के साथ बुलंद करते हैं। 200 किलोमीटर दूर भोपाल से रूबरू के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आज वो हमारे साथ में मौजूद हैं। हम इनसे पुरुष प्रताड़ना से संबंधित अनेक सवाल पूछेंगे। इसके साथ ही हम अपेक्षा करेंगे कि पुरुष प्रताड़ना समाज में कैसी, किस प्रकार होती है और इसके क्या दुष्परिणाम आते हैं, इसके बारे में ये खुल के बताएँगे। बैतुल वाणी के रूबरू कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। और मैं आपके सभी चैनल के सभी लोगों को मैं शुभकामना देता हूँ और एप्रिशिएट करता हूँ कि बैतुल वाणी ने इतने अच्छे टॉपिक को जो है वो उजागर किया और उस पे बात करी। उसके लिए एक और बार थैंक यू सो मच। आप पुरुषों के लिए अभियान भी चला रहे हैं और इस अभियान को बहुत अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। आपने जंतर-मंतर दिल्ली में भी जाके धरना दिया था। ये क्या अभियान है आपका और इसका उद्देश्य क्या है? इसके बारे में बताइए ना। जैसे कि हमारे बहुत सारे अभियान चल रहे हैं, उसमें कि पर्टिकुलर हमने बैतूल में एक पेड़ पिता के नाम और एक कुर्सी मर्द के नाम, इंस्टाग्राम से मुकदमा, ये हम लोग मुहिम चला रहे हैं जिसमें कि हम पुरुषों की हेल्प करते हैं। और ये मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमें और एक स्टेप आगे बढ़ना था। तो हम नेशनल लेवल पे जो है हमने जंतर-मंतर पे भी जो है धरना दिया है और वहाँ से हम लोगों ने एक डिमांड करी है समाज में और हमारे अधिकारियों से और हमारे जितने भी राजनीतिक दल हैं उनसे कि पुरुषों के हित के लिए भी बात हो और उनके लिए भी कोई कानून जैसी कोई व्यवस्था हो और कानून बने। जैसे आप पुरुष प्रताड़ना की बात करते हैं, तो ये बताइए ना कि पुरुष प्रताड़ना कितने प्रकार की होती है और क्यों होती है ये? इसके पीछे के कारण क्या है? देखिए, पुरुष जो है बहुत सारी प्रताड़ना होती है। वो जो है एक मेंटली भी हो सकती है ना? और फिज़िकली भी हो सकती है, इकोनॉमिकली भी हो सकती है और ये जो प्रताड़ना जो होती है ये अलग-अलग टाइप की होती है। हाँ, मगर ये सच है कि पुरुषों के साथ भी प्रताड़ना होती है। हमारे समाज ये मानने को तैयार नहीं होता है कि पुरुषों के साथ कहीं दिक्कत है या उनको कोई प्रॉब्लम होती है। जो कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है महिलाओं के साथ होता है, आज के टाइम में जो है डोमेस्टिक वायलेंस पुरुषों के साथ भी हो रहा है। तो इकोनॉमिकली जब क्राइसिस कोई भी फैमिली में होता है, अगर वहाँ का अगर पुरुष स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पे अगर चीज़ें सही तरीके से चल रही है, तो वो फैमिली बहुत अच्छी है, वो समाज बहुत अच्छा है। और कहीं अगर पुरुष परेशान है, तो वो जो है फैमिली या वो समाज में बहुत दिक्कत वाली बात है। जैसे आपने बताया कि घरेलू हिंसा का भी पुरुष शिकार होता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि पुरुष घरेलू हिंसा का शिकार किस प्रकार से होता है? कौन इसको प्रताड़ित करता है? देखिए, उसके कोई प्रताड़ना तो दोनों तरफ होती है, पुरुष के साथ भी हो सकती है, महिला के साथ भी हो सकती है। इसमें कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा इंसान इन्वॉल्व नहीं होता है। हाँ, मगर कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ अपने स प्रॉफ़िट के लिए कोई पुरुष को परेशान कर दिया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं लिविंग रिलेशनशिप में रहते-रहते जो है वो अगर हमारी बात आगे नहीं बढ़ रही है, तो उसे अपराधी मानते हुए उसपे जो है उसको को अलग-अलग केसेज़ में फँसा दिया जाता है। वैसे ही सिमिलर जो है अगर कोई शादी नहीं चल रही है, तो शादी ना चलने से जो है फिर कैसे अपने आप को बचाव किया जाए, तो क्या होता है पुरुषों पे जो है वो प्रताड़ना का केस लगता है। और ये जो है हमने जैसे मैं अभी 12 साल से इस पे काम कर रहा हूँ, तो जितने भी केसेस लगते हैं उसमें 90% जो केसेस है वो फ़ॉल्स रहते हैं। और मैं नहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डिसीज़न है कि उन्होंने खुद ही कहा है कि 498 जैसे जो है ये इतने गंभीर जो लॉ है उसका मिसयूज़ हो रहा है, तो उस पे पुनर्विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है। जैसे आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आत्महत्या का दर पुरुषों का काफ़ी बढ़ता जा रहा है, दबाव के कारण, तनाव के कारण, अशांति के कारण। ये क्यों उत्पन्न हो रही है ये सब? देखिए और क्या है। अगर हो रही हैं तो हुँ, इनसे हुँ। अपन कैसे बच हुँ, हुँ। सकते हैं हुँ, मतलब? हुँ। देखिए क्या है कि समाज में हमारे साथ में शुरुआत से ही जो है बच्चों को ये बोला गया है कि पुरुषों को ख़ास करके ये बोला जाता है स्टार्टिंग से ही कि उसे जो है दर्द नहीं हो सकता है, वो रो नहीं सकता, वो अपनी फीलिंग जो है शेयर नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ें जब सामने आती है कि पुरुषों के साथ में एक टैबू लगा हुआ है कि पुरुष को मर्दों को भी दर्द नहीं होता है, अपनी भावना व्यक्त नहीं कर सकते। तो ये जो है ये बातें मन में रहते-रहते इतनी ज़्यादा घर कर जाती है, तो ये डिप्रेशन का एक पार्ट बन जाता है
जो कि धीरे-धीरे जो है मानसिक रूप से भी परेशान होता है और शारीरिक रूप से भी इसमें परेशानी होती है। सामाजिक तौर पे या आम तौर पे देखा गया है कि पुरुष अपनी किस व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं बात, तो हम लोग जो है ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार करते हैं कि जहाँ पे जो है पुरुष जो आके अपनी बात रख सके, उनको जो है मॉरली, मेंटली और लीगली उनको हम एडवाइस करते हैं कि वो यहाँ पे आए और हमारे साथ अपनी बातें शेयर करें जो कि पूरी कॉन्फिडेंशियली होती है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ संजय भैया कि हमारा एनजीओ का पहला पुरुष हेल्पलाइन नंबर हमने स्टार्ट किया है जो कि ऑल इंडिया काम करता है। तो उसमें जो है 24 आवर्स जो है वो कोई भी कॉल करता है और बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं। जैसे पुरुषों के बनाए समाज की अपन बात करें, हमारा इस कार्यक्रम का रूबरू कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को डोमिनेट करना नहीं है। पहली बात तो ये है। अपन एक सामाजिक चर्चा कर रहे हैं, जो स्थिति है उस पे अपन विचार विमर्श कर रहे हैं। नंबर 2 बात, किसी भी पुरुष महिला के साथ में अगर कोई घरेलू हिंसा या किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है, पूरा समाज खड़ा हो जाता है उसके साथ। वहीं अगर पुरुष के साथ में अगर अपन बात करेंगे तो उसके घर वाले भी साथ देने में कतराते हैं या पीछे हट जाते हैं। समाज की ये अव्यवस्था को आप किस नजरिए से देखते देखिए, आपने जो बात बोली संजय भैया बहुत अच्छी बात बोली। ये महिलाओं के साथ अगर कुछ होता है तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। मगर क्या हो रहा है कि महिलाओं के लिए जैसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं और ऐसे बहुत सारे कानून हैं, तो वहाँ पे भी बहुत स्ट्रगल करके बाद में उनको जो है ये सब चीज़ें मिली है। मगर कहीं न कहीं जो है वो एडवांटेज जो चीज़ का लेना था तो डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो गया है। और पुरुष जो है पुरुष अपने आप से ही पुरुष के दुश्मन कह सकते हैं कि हम अगर कहीं अपने अपने फ्रेंड या अपने फैमिली में हमारी बात शेयर करते हैं कि हम परेशान हैं या हमारे घर में कोई दिक्कत हो रही है, तो जो है वो खुद एक मज़ाकिया तौर पे उसको लिया जाता है। तो वो जो है वो एक जो हमारे समाज में टैबू जैसा जो है कि पुरुष को दर्द नहीं हो रहा है, वो बात नहीं कर पा रहा है, तो ये जो स्टार्टिंग से जो उसके मन में धारणा रहती है, वही उसके जैसे घर कर देती है और फिर आखिरी यही होता है कि डिप्रेशन या सुसाइड ऐसी टेंडेंसी आए। समाज में दोनों तरीके से बात होनी चाहिए। अगर प्रताड़ना हो रही है तो चाहे वो पुरुष के साथ हो रही हो या महिलाओं के साथ हो रही है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय दोनों के लिए ज़रूरी है, तो वैसे ही अगर पुरुष के साथ हो रहा है तो उस उनकी बात भी सुनी जाए और उनकी उनकी फीलिंग करने के लिए भी एक एक स्वचारिक रूप से एक बात हो और प्लेटफ़ॉर्म भी तैयार। हैं? जैसे अपन एक छोटे से उदाहरण के लिए बात, अगर किसी महिला ने थाने में जाके ये कहा कि इस पुरुष ने मेरे साथ छेड़छाड़ करी, बिल्कुल सही बात। तत्काल उस पे मामला दर्ज हो जाएगा उस पुरुष पे। हाँ, एफआईआर वहीं तुरंत दर्ज हो हाँ, जाती है। तुरंत हो जाएगी। वहीं अगर वो पुरुष जाके अगर बोलता है कि इस महिला ने मेरे साथ में ऐसा किया है, उसको भगा दिया जाएगा। क्यों? अपन व्यवस्था की बात कर रहे हैं, व्यवस्था पे उँगली उठाने की बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। क्या पुरुषों का अधिकार नहीं है कि अगर वो भी किसी बात को कर रहा है तो उस मामले में भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। एक तरफ हम समानता के अधिकार की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक को ऊंचा कर दिया, दूसरे को बिल्कुल गर्त में पहुंचा दिया। इस व्यवस्था को लेके आप क्या? बिल्कुल आपके सवाल में ही जवाब है कि समाज में ये चीज़ें आम हैं कि महिला अगर आ रही है, बोल रही है तो ज़ीरो एफआईआर दर्ज उनकी होंगी। उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं है कि किस थाने में अपराध हुआ था। वो कहीं से भी जो है अपनी बात रख सकती है। पुरुष के साथ में दिक्कत यही है कि जो न्याय प्रक्रिया है और जो ये बनाए थे न्यायपालिका, इसमें जो है मेन रोल पुरुष का भी था। मगर उन्हें कभी ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ कि उनके साथ भी प्रताड़ना जैसी कुछ चीज़ें हो सकती है या वो ऐसी सिचुएशन में वो फँस सकते हैं। बट जैसे-जैसे सिनेरियो चेंज हो रहा है, जैसे-जैसे हम वेस्टर्न कल्चर की ओर भाग रहे हैं, तो वो जो है चेंजेस हमारे जो है हमारे इंडिया में भी आ रहे हैं। तो एडवांटेज के चक्कर में, हमारे स्वार्थ के चक्कर में जो है हम पुरुषों को परेशान कर रहे हैं। अब पुरुष जो है खुद ही चाह रहे हैं कि ऐसे लॉ बने और हम लोग भी जो है हमारे राजनीतिक दलों से हम डिमांड करते हैं कि ऐसा एक पुरुष आयोग बनना चाहिए, जिसमें कि कुछ महिला जैसे आपने पहले ही डिकोड कर दिया कि हम कुछ महिलाओं की बात कर रहे हैं, वाक़ई में हम कुछ महिलाओं की बात कर रहे हैं, जो कि अपने स्वार्थ के लिए गलत केसेस लगाती है। तो वो जो है उनको भी जो है एक सज़ा का प्रावधान हो और वहाँ पे जो है वो सब चीज़ें जो इक्वलिटी में आए। आज तक की अगर अपन स्थिति की बात करें तो जो भारतीय कानून है, हुँ, हुँ। इसमें पुरुषों के प्रताड़ना के लिए और कार्रवाई उसके लिए कोई प्रावधान है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, बहुत दुखद बात है ये, कि जो है पुरुष के लिए कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई कानून नहीं बना हुआ है, जिसमें कि वो अपना बात रख सके। महिलाओं के लिए ऐसे वन स्टॉप सेंटर्स है, महिला थाने हैं अलग से, मगर बात ये है कि पुरुषों के लिए ऐसा नहीं है। अगर अपराध होता है, दोनों के साथ हो रहा है, मेल-फीमेल हो रहा है, हम लोगों को न्याय दिलाना है, हमारी न्यायपालिका का काम है न्याय दिलाना। बट बाय डिफ़ॉल्ट ये हो रहा है कि वो जो है जेंडर इतना जेंडर बाइज़ हो गया है
कि जो है पुरुषों को कहीं न्याय नहीं मिल पा रहा है, चीज़ों का बहुत ही मिसयूज़ हो रहा है। अब समय मगर आ गया है कि जो है समानता की जो बात हो रही थी, अब वाक़ई में समानता चीज़ें आए और समाज में भी चेंजेज़ हो। जैसे धारा 498 ए बनाई गई थी। आपने भी देखा, हमने भी देखा, समाज के हर व्यक्ति ने देखा कि इसका कितना मिसयूज़ हुआ। बिल्कुल, एक एफआईआर पे पूरा खानदान जेल के अंदर पहुँच जाता था। बिल्कुल इसको सही। आप किस दिशा में? देखिए, 498 जब उस समय बना था तो वाक़ई में जो है ऐसे अपराध हो रहे थे जब महिला जो है प्रताड़ित होती थी। जैसे हम लोग सुनते हैं, हम जब जब बहुत बचपन में हमें सुनने में आता था ये सब चीज़ें होती थी। बट मगर आज के टाइम में जो है बहुत पढ़ी-लिखी महिला है। महिला आज जो है चाँद पे भी जा चुकी है, सब जगह है। वो अपना सेल्फ डिफेंस बहुत अच्छे से करती है। अब धीरे-धीरे चीज़ें ऐसी हो रही है कि पुरुष के साथ में भी ये चीज़ें हो रही है। 498 जैसे केसेज़ जैसे मैंने पहले ही बताया, स्पेशली जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 498 जैसे लॉ का मिसयूज़ हो रहा है। आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे भी उन्होंने भी कहा है कि इस लॉ के बारे में दोबारा से सोचना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि पुरुष के साथ में एक तरफ़ा चीज़ें चलती है कि अगर महिला बोलती है एफआईआर है। और मैं आपको ये बता दूँ, मेरे अभी 12 साल का अनुभव जो है, अगर किसी एक पे केस लगता है, किसी एक मेल पे अगर केस लगता है, चाहे वो उनकी वाइफ़ हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे पड़ोसन हो, चाहे कोई भी महिला हो, तो वो पूरा परिवार जो है वो प्रताड़ित होता है, चाहे उनका नाम हो या ना हो। मगर जैसे 498 का आपने ज़िक्र करा, उसमें सच में ऐसा होता था कि जो फैमिली साथ में नहीं रह रही, जैसे जस्ट लाइक भाई साथ में नहीं रह रहा है, दुबई में है या आउट ऑफ इंडिया है, तो भी उसका नाम जो है ऐड कर दिया जाता था और उसे जो है वापस बुलाते थे और फिर उसके साथ भी वही प्रक्रिया वही दोहराई जाती थी। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी-सी चेंज होनी चाहिए और 498 जैसे जो है बहुत ही एडवांटेज वाले जो केसेज़ में आता है कि उनको केस जल्दी से जल्दी अ, अपने सामने वाले को कैसे हम परेशान कर सकें, तो इसीलिए वो ऐसे गंभीर केसेज़ लगाते हैं और वाक़ई में ये जो है इसमें सुधार की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ये बताएँ, आप पुरुषों के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। जब प्रताड़ित होके पुरुष आपके पास जाता है, क्या बताता है वो? क्यों प्रताड़ित है? किस कारण से प्रताड़ित है? ऐसे कौन-सा घटनाक्रम हुआ था? आप नाम ना बताएँ किसी का, महिला का भी हुँ, ना हुँ। बताएँ, हुँ, पुरुष हुँ। का भी ना बताएँ। लेकिन घटनाक्रम तो आप बता ही सकते हैं हुँ, ना कि हुँ। इस कारण से पुरुष प्रताड़ित होके मेरे पास आया था, मैंने उसे ये सलाह दी। आप चूँकि मेंस मेंटल हेल्थ पे काम भी कर रहे हैं हुँ। लंबे समय से, तो कोई उदाहरण हो तो बताइए ना? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा ऑल इंडिया टोल फ्री नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है। जो कि पूरे इंडिया में काम करता है। तो ये क्या होता है कि ये नेट पे लोग सर्च करते हैं और हमारे टोल फ्री नंबर पे हेल्पलाइन नंबर पे हेल्प लेने के लिए फ़ोन करते हैं। तो फिर वो जो है हम लोग जब उनसे बात करते हैं, तो जितने भी केसेस आते हैं हमारे पास, तो 70% जो केस होते हैं हमारे पास वो मेल डोमेस्टिक वायलेंस के होते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है बट मगर 70% जो केस होते हैं, मेल डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं। उसके साथ जो 30% है वो कहीं न कहीं कोई अपनी गर्लफ्रेंड से परेशान है, कोई अपनी फैमिली से परेशान है, कोई जो है वर्किंग प्लेस पे काफ़ी वर्क ज़्यादा है उसके कारण परेशान है। तो तरह-तरह के लोग आते हैं। तो ये क्या होता है इनकी काउंसलिंग सिचुएशन वाइज़ होती है, वो किस सिचुएशन में है। कुछ केसेस ऐसे आते हैं हमारे पास में जिनमें कि जो कि फ़ॉल्स महिलाओं ने केस लगा रखे हैं। तो अगर वो वैसे केस आते हैं तो हम जो है उनको मोरली लीगली एडवाइस करते हैं। अगर कोई केसेस हमारे पास आते हैं ऐसे कि जो है कि कोई सिर्फ़ परेशान है, तो हम जो है उनको फिर मेंटली जो है उनकी काउंसलिंग करते हैं। उनको जो है एक अच्छा-सा एक सेशन हम लोग साथ में उनके करके उनको जो है कोशिश करते हैं कि उनकी जो मनोदशा जो है ठीक हो। जैसे मैं फैमिली कोर्ट में मेरे को अक्सर बुलाया जाता है काउंसलर के लिए। जब मैंने दोनों पति-पत्नी की काउंसलिंग करी तो पता चला कि एक कब्बसी टूटने की वजह से दोनों की तलाक तक की नौबत आ गई थी। बाद में मैंने दोनों को काउंसलिंग की और आखिरी में दोनों सहमति से घर भी गए। ऐसे कोई उदाहरण जिनसे कि विवाद उत्पन्न कैसे हुआ और आप तक पहुँचा हो? बहुत अच्छा आपने एक एग्ज़ाम्पल दिया। ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। एक केस हमारे पास में आया था जिसमें कि आफ्टर मैरिज जो है आपको बहुत हँसी आएँगी। जी। आफ्टर मैरिज जो है लड़की को कहीं और घूमने जाना था। लड़के ने कहा कि चलो हम जो है तीर्थ चलते हैं, हम लोग जो है तो वहाँ पे उस चीज़ के कारण उनका झगड़ा हो गया। यहाँ पे बहुत दिक्कत है और एक हमने केस बड़ा फ़नी था तो कहा था कि ये लड़का जो है वो दारू नहीं पीता है ना? लड़की जो है वेस्टर्न कल्चर को साथ में जो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जी। करती थी और वो जो है वो उसका पार्टनर जो है उस चीज़ में उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा था। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि कुछ अपने ऐसे शौक हो जाते हैं प्री मैरिज काउंसलिंग इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले समझें कि मैरिज का मेन मकसद क्या है
मगर हम जो है चाहते हैं कि अपने पार्टनर को चेंज कर ले अकॉर्डिंग हमारे, हम उसको जो है हमारे अपने हिसाब से चलाएँ। और कभी ऐसा होता है कि अगर वो नहीं चल पा रहा है तो वो शादी जो है वो जैसे आपने बताया काउंसलिंग होके टूटने के कगार पे आ जाती एक और चीज़ ये सामने आई थी, पूरी काउंसलिंग के दौरान जब मैंने देखा था, हो सकता है आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे, कि पत्नी अगर जिद करना छोड़ दे और पति अगर गुस्सा करना छोड़ दे, तो परिवार टूटने से बच सकते हैं। परिवार टूटने की एक ये वजह भी सामने आई थी। ऐसे आपके है। पास भी कोई आए हों तो कोई उदाहरण बताएँ? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे हमारे पास जो केसेस आते हैं, उसमें जो है ये बहुत देखने को कॉमन मिलता है कि हस्बैंड वाइफ के जो है झगड़े के कारण जो है एक्चुअल देखा जाए तो मेन घर में जो है सबसे ज़्यादा जो है वाइफ और हस्बैंड का ही ज़्यादा महत्व रहता है। अगर वहाँ पे झगड़े हो रहे हैं तो डेफ़िनेटली जो है उनकी जो है उनके बच्चों पे और फिर बच्चों के साथ-साथ उस घर घर में जो है इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये सामाजिक दबाव उन पे ऐसा रहता है कि पहले हम लोग जो है बहुत हँसी-खुशी रहते थे, कंबाइंड फैमिली होती थी। आज के टाइम में ऐसा हो रहा है कि जब हम लोग सिंगल रहने लगे हैं, तो हमें कोई समझाने वाला नहीं है। जैसे आपने बताया काउंसलिंग सेशन होते थे, पहले घरवाले ही बताते थे हमें कि हमें कैसे रहना है। तो सिंगल जो फैमिली रह रहे हैं, जो सास-ससुर साथ में नहीं है, माँ-बाप साथ में नहीं है, हस्बैंड-वाइफ रह रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें जो है किस धार में जाना है, किस दिशा में जाना है। और कारण यही होता है कि छोटी-छोटी चीज़ों में जो है इनकी नहीं बनती है। अगर हमारे पास जब कोई काउंसलिंग के आता है तो हम सबसे पहले कहते हैं कि शादी को ब्रेक ना करें, शादी ना तोड़ें, एक मौका और दें अपनी शादी को और उनको जो है कैसे अच्छे से और हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उसके बारे में उनको काउंसलिंग करते हैं और बताते हैं और सिखाते संदीप जी, पुरुष प्रताड़ना से संबंधित ऐसा कोई घटनाक्रम बताएँ कि कोई व्यक्ति अपने घर परिवार से प्रताड़ित होके हैं। हुँ, हुँ। आत्महत्या करने जा रहा हो और उसका आपके पास कॉल आया हो, आपने उसको बुलाया, उसकी काउंसलिंग करी। उसने आत्महत्या का विचार त्याग दिया। क्या घटनाक्रम था? देखिए ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, उसमें से एक एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर का फ़ोन आया था, जो कि पर्टिकुलर एक कोई सिटी में जो है जॉब कर रहा है और वहाँ पे ये होता था कि उसके पास काम का इतना प्रेशर था ऑनलाइन जब वहाँ पे काम होता है तो वहाँ पे इंटरनेशनल टाइम ज़ोन के कारण काम होता है, कि इंडिया में अलग कोई टाइम चल रहा है, अमेरिका में कुछ अलग टाइम चल रहा है, उसके क्लाइंट जो है अमेरिका के थे। तो टाइमिंग के कारण जो है वो अपने पर्सनल लाइफ़ को टाइम नहीं दे पा रहा था। तो ये जो है जो उनकी वाइफ़ थी वो काफ़ी पैनिक रहती थी हर जगह, हर समय। तो इसी के बीच में उनके साथ में जो है उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सुसाइडल टेंडेंसी तक लड़का आ चुका था। और लड़की लगातार उसे दबाव दे रही थी कि मैं जो है तुम पे 498 और ये सब केसेस लगा दूँगी, तो मेरी डिमांड तुम्हें पूरी करनी है और जैसा मैं बोलती हूँ तुम्हें वैसा करना है। और वो बहुत परेशान था, उसने ऑनलाइन हमारा नंबर देखा, हमें कॉल किया। फिर हमने जो है बात करी उससे, उसका सिचुएशन समझी। फिर उसे एक प्री काउंसलिंग सेशन जो हम लोगों का होता है, हमने उसे दिया और बताया कि शादी टूटना जो है वो आपके हित के लिए भी अच्छा नहीं है, उसके लिए भी नहीं है। और धीरे-धीरे चीज़ें वो समझ में उसके आई कि अगर ये शादी नहीं बनती और बाय डिफ़ॉल्ट अगर 498 जैसे कोई अपराध अगर उसे लगते हैं, तो उसका क्या बचाव है? मैं आपके मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 498 डोमेस्टिक वायलेंस जो है, इसमें जो है बहुत डाइल्यूट हो गया है। अब जो है बिहार वर्सेस अर्निश का जो एक जजमेंट है, उसमें जो है अरेस्टिंग नहीं है। जैसे आप बता रहे थे 498 में पहले जो है सबके नाम ऐड होते थे, अब वो अरेस्टिंग वाला उसमें बहुत बहुत डाइल्यूट हो गया है ये लॉ। तो अगर कोई जो भी आप देख रहे हैं, आपके मंच से मैं आप एक मैसेज सबको देना चाहता हूँ, तो ये सब केसेज़ अगर आप पे लग गए हैं, आप प्लीज़ डरें नहीं या आपको कोई धमकी दे रहा है, तब भी आप ना डरें। आप जो है उचित मार्गदर्शन के लिए आप कोई लीगल एडवाइस किसी से लीजिए। हमारी एनजीओ के नंबर पे आप फ़ोन करिए, हम आपकी मदद करेंगे। वैसे ही जैसे हमने उस बंदे की करी, उसे समझाया, उसे बताया कि सिचुएशन जो है सुसाइड करने से ठीक नहीं होंगी। वो आपके लिए दर्दनाक है और फिर अगर आप सुसाइड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लीगली आपकी वाइफ़ है तो एक तरफ़ा जो है उसका हिस्सा आपके घर में खुद ब खुद बन जाएगा। तो फिर वो हमने उसे समझाया, सुसाइडल टेंडेंसी से निकाला और लीगली हमने उसको एडवाइस दिया। और अब जो है वो हालाँकि उनकी शादी नहीं चल पाई, वो डिवोर्स की प्रक्रिया में इन्वॉल्व हो गए, बट मगर वो जो है अब मेंटली बहुत अच्छा है। मैं एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहता हूँ, आपने देखा होगा एआई वाला एक जो बंदा था जिसने अतुल सुभाष उसका नाम था, उसने ढाई घंटे का एक इंटरव्यू ढाई घंटे का एक अपना वीडियो बना के उसने सुसाइड करी थी। तो क्या होता है, हमको अगर ये कोई किसी का अगर उस समय डिप्रेशन या उस समय परेशानी में किसी का हाथ मिल जाए, तो किसी की मदद मिल जाए, मालूम पड़ जाए कि हमें जो है धमकी भी मिल जा रही है, दे रहे हैं धमकी तो हमें अरेस्टिंग नहीं है। तो
जो है वो बहुत सेफ और बहुत अच्छे तरीके से रहता है और वो सुसाइडल टेंडेंसी से बचता है। इस टाइप के हम अलग-अलग लोगों की अलग-अलग मदद करते जैसे अपन न्यू कपल की बात करें, हैं। पहले लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, हुँ, एक हुँ। दूसरे को पहचान रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन चंद दिनों बाद ही उनका डिवोर्स हो जा रहा है। हुँ, वहां तक हुँ। भी ठीक है, डिवोर्स हो जा रहा है। आपने जैसे कारण बताया कि टाइमिंग को लेके, हुँ, यूएसए हुँ। का टाइमिंग अलग था, यहाँ का अलग, लेकिन एक दूसरे की जान लेने पे आमादा हो जा रहे हैं। ऐसे बहुत हुँ, सारे हुँ। चर्चित केस है। नीले ड्रम का केस हुँ, हुँ। मेरठ का अपने सामने आया था, इंदौर का चर्चित मुद्दा है। हुँ, हुँ। ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही, क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जा रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप इसको? देखिए, यही है कि क्या हो रहा है कि शादी के पहले ही अलग-अलग मल्टीपल रिलेशनशिप में लड़के-लड़कियाँ रहते हैं और फिर वो एक शादी में जब बंध जाते हैं, तो वो फिर अपने आप को उनको ढालने में काफ़ी समय लगता है। यहाँ पे जो है मैरिड काउंसलिंग वाला सेशन एक ज़रूरी होता है लोगों के लिए और यहाँ नई-नई चीज़ें जो हो रही है वेस्टर्न कल्चर को अपनाना और अलग-अलग पार्टनर को बहुत जल्दी-जल्दी जो है उनके साथ मल्टीपल रिलेशनशिप में रहना और कहीं न कहीं जो है डिज़ायर इतनी बढ़ चुकी है। आज के टाइम में आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा न्यू-न्यू चीज़ों को देखना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है। तो वो भी एक कारण है कि हमारे पार्टनर पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। उनको सोशल मीडिया में अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ और अच्छी-अच्छी जगह पे जाने का जो प्रेशर होता है हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में बहुत अच्छी जगह जाना है। अगर कोई गया है तो हम प्रेशर डालते हैं कि अगर वो देखिए वो मुंबई में रह के जो है बाहर अब्रॉड में है, तो हम भी जो है प्रेशराइज़ करते हैं कि हमें भी भैया हनीमून जो है बाहर ही अब्रॉड में ही जाना है। भले हमारी जो आर्थिक स्थिति कम है, भले वो लड़की के परिवार में कभी कोई गया नहीं होगा, उनका पासपोर्ट तक बना नहीं है, मगर डिमांड इतनी बड़ी-बड़ी हो जाती है, तो ये रिलेशन को टूटने में यही एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आदमी जो है, अपनी स्थिति को जो है ना जानते हुए सामने वाले से इतना ज़्यादा उम्मीद कर बैठता है कि मैं जो है उससे ये माँगूँ और वो दे और ना देता है, बाय डिफ़ॉल्ट फिर जो है वो और जो है डिवोर्स तक की बात आ जाती जैसे आपने बताया अभी, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। इसका अगर एक शब्द में बात करें तो महत्वाकांक्षाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। है, हुँ, हुँ। बहुत ज़्यादा। हुँ, हुँ, हुँ। ये महत्वाकांक्षाएँ पुरुष की बढ़ रही है या महिलाओं की बढ़ रही है? कपल की बात कर रहे हैं हुँ, अपन, हुँ। चाहे भले वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो या मैरिज हो चुकी है। हुँ, हुँ। किसकी महत्वाकांक्षा बढ़ रही है? कौन दबाव डाल रहा है हुँ, दोनों में से? हुँ। ऐसे कोई मामले? देखिए क्या है कि जैसे आपने बताया और बहुत ज्वलनशील मुद्दा है ये लिविंग रिलेशनशिप वाला भी क्योंकि हम लोग अभी 10 या 20 साल पहले हमें नहीं लगता था कि हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो ज़माना बदल रहा है और इस पे बात हो रही है तो ये हमारे लिए बहुत मॉडर्नाइज़ेशन वाली बात आ गई है। क्या होता है कि मल्टीपल रिलेशनशिप और पहले से महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है। बहुत अच्छा है कि आप अति महत्वाकांक्षा होना जो है वो खतरनाक होता है। हम लोग शादी करें ठीक है बट मगर ज़रूरी नहीं है कि हम डेस्टिनी में मैरिज कर रहे हैं। ये जो बातें आती है ना कि हम बहुत हाई प्रोफाइल हम दिखा रहे हैं, डेस्टिनेशन मैरिज हो रही है। ये बर्डन आ रहा है, इकोनॉमिकली बर्डन आप पे आ रहा है, अननेसेसरी आप पे आ रहा है। आखिरी में जब वो शादी होके सेटल होता है कपल तब उसमें जो है आर्थिक दबाव रहता है कि भैया इसको कौन बेयर करेगा ये सब चीज़ें। तब वहाँ से फिर वो ये मुद्दे उठते हैं कि ये पार्ट तेरा था, ये पार्ट मेरा था। एक्चुअल में जो है दिखावटी दुनिया में आदमी इतना फँस चुका है कि वो अपनी जड़ों को भूल चुका है, कि हमें कैसे हमारी रिश्ते को आगे बढ़ाना है। और ये हर कपल की बात हो रही है, अभी की बात नहीं है, ये काफ़ी टाइम पहले से ये चर्चा थी बट मगर सोशल मीडिया में आके जो है हम लोग और भी इसे देखने लगे क्योंकि आज के टाइम में कहीं पे भी कोई केस होता है तो हम जो है सोशल मीडिया में उसको देख लेते हैं। तो यही है और मैं आपके मंच से भी सभी कपल को भी ये बोलना चाहता हूँ कि छोटी-छोटी चीज़ों को जो है आप अपने से ही सॉल्व करें, अपने ईगो को साथ में ना लाएँ और अपनी शादी को बचाने की कोशिश ज़रूर करें। मतलब आप ये मानते हो कि अगर आजकल लाइफ जो है वो सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कितने व्यू हैं, कितने नहीं हैं, फलानी फैमिली कहाँ राइट, गई है, राइट, राइट, ज्वेलसी, राइट। बहुत एज़ अ ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा एज़ अ ज्वेलसी, कॉम्पिटिशन रहे और व्यूज़ कितने आ रहे हैं, लाइक बिल्कुल, कितनों ने किया है। अनलाइक अगर कर दिया तो डिप्रेशन में आ जा रहा है। कुछ दिन पहले मैंने सुना था दिल्ली की एक लड़की को कुछ फॉलोअर कम हो गए थे तो उसने राइट, कूद के आत्महत्या कर ली थी। बिल्कुल सही बात। तो ज़माना कहाँ जा रहा है? इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात बोली आपने कि दिखावटी दुनिया को आजकल बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। रियलिटी वाली कोई बात नहीं हो रही है और हर कोई जो है वो सोशल मीडिया पे है। हर कोई चाहता है कि हमारे फॉलोवर बढ़ें और आपने जो केस बताया है वो जम्मू की लड़की रहने वाली थी, दिल्ली में रहती थी वो।
जिसमें फॉलोवर जो कम है कम 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 होने के कारण फिर ये सब चीज़ें उसने करा। और यहाँ पे फॉलोवर बढ़ाने के लिए भी ऐसी कुछ कपल या फिर ऐसे मेल-फीमेल जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं और अपने फॉलोवर बढ़ा रहे हैं, जो कि समाज के लिए एक बहुत आगे जा अभी तो ठीक है, आगे जाके और खतरे वाली चीज़ है। और नए यूथ में जो ये कॉम्पिटिशन की भावना जो आपने बताई कि इसके पास छोटी गाड़ी, मेरे पास इससे बड़ी गाड़ी, इसने ये यहाँ पे घूमने गया था, मुझे और बड़ी घूमने जाना है। वो कपल में कॉम्पिटिशन कि वो कपल वैसा है तो मुझे और बोल्ड तरीके से रहना है, उसने कपड़े ये से पहने तो मुझे और छोटे कपड़े पहनने हैं। तो ये समाज को जो है बहुत गलत दिशा में जा रहा है। तो मैं हम लोग युवा से यही हमारी सोच जो है उनको यही युवा को हम प्रेरित करते हैं और उनसे यही बोलते हैं कि अपने जो है बेसिक रूट को देखें और उनको जो है फॉलो करें। आप ये मानते हो कि यही जो सब कारण है, यही प्रताड़ना के भी कारण हुँ, हैं हुँ। और यही घर टूटने के भी कारण हैं। हुँ, हुँ। आप ये मानते हो इन बिल्कुल चीज़ों सही को? बात। तो ये चीज़ें कैसे दूर हो सकती है? हुँ, हुँ। देखिए यहाँ पे जो है मैंने जैसे आपको बताया कि पहले हम लोग कंबाइंड फैमिली में रहते थे, तो एक सपोर्ट हमें रहता था कि हमारी फैमिली हमें जो है गलत-सही का बताती थी कि क्या डिसीज़न सही होता है। आज के टाइम में डिसीज़न मेकिंग हम लोगों की है और हमारी डिसीज़न मेकिंग बहुत ज़ीरो है। वो हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हमारी बेसिक नीड क्या है? हमारी बेसिक नीड जो होती है, हमारी खुद की डिज़ायर होती है, हमारे खुद की जो है बेसिक चीज़ों को हम फ़िल करें, फिर उसके बाद में जो है हम लोग जो है अपने परिवार के लिए क्या करना है? अगर वो ना करते हो हम फैंटेसी की तरफ जा रहे हैं। फैंटेसी इन द सेंस यानी घूमना-फिरना और ये सब चीज़ें नेट ग्लैमर पे ग्लैमर में लोगों को दिखाना, ये इस चीज़ में जा रहे हैं। जब तक कि हम लोग जो है हमारी डिज़ायर को कम ना करें तब तक ये चीज़ चलती रहेंगी और इसको कम करना बहुत ज़रूरी है। ये हर किसी के साथ यानी में चादर के अंदर पैर रखो, बिल्कुल सही बोला आप। तो मच्छर भी नहीं जितनी काटेंगे और चादर ठंड आपको भी नहीं उतना प्यार लगेगी, है। बिल्कुल है सही ना? बात। संदीप जी, आप हमारे बैतुल वाणी के रूबरू कार्यक्रम में आए, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।